नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी क्वेरीज हैं, लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं अभी भी, तो उन्हीं चीज़ों को हम क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों एक बात समझिए, पहली बात तो ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं हम, सर्विस की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स होंगे वो सब गुड्स को कैटर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों गुड्स के अंदर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सप्लाई की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी की हुई है। कब माना जाए कि गुड्स की सप्लाई हो चुके हैं? दोस्तों या तो इनवॉइस रेज हो जाए, या मैं माल डिस्पैच कर दूं, या माल रिसीव हो जाए, या पेमेंट आ जाए। ठीक है, परफेक्ट। चलिए यही चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर हम क्लैरिफिकेटरी चीज़ों को लेंगे। द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। सबसेक्शन 2, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स नेमली। इसके अंदर क्या है जी? ए पॉइंट, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ने जिस डेट पे इनवॉइस रेज किया, और द लास्ट डेट on which he is required under subsection 1 of section 31 to issue the invoice। या फिर जो सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 दोस्तों यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, वो भी हम जानेंगे वो क्यों डिलीट किया गया है। टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, यानी कि या तो इनवॉइस रेज कर दिया हो या सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग उसका ड्यू डेट निकल चुका हो। ठीक है दोस्तों। अब सर ये यहाँ पे सबसेक्शन 1 को डिलीट क्यों किया गया है? देखिए दोस्तों, जब मैं सेक्शन 31 की स्टडी करता हूँ, आइए अब हम सेक्शन 31 खोलते हैं। वहाँ पे सबसेक्शन 1 कहता है, पहली बात तो सेक्शन 31 है किस चीज़ का? सेक्शन 31 है जी टैक्स इनवॉइस का। ठीक है जी। तो सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1, उन्होंने सबसेक्शन 1 हटा दिया और सिर्फ सेक्शन 31 कर दिया, यानी कि पूरे सेक्शन के अंदर जो ड्यू डेट्स दी हुई हैं वो ड्यू डेट्स के अंदर आपको आपको ये लेके चलना है अपना, क्या कहते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है दोस्तों। अब आइए सेक्शन 31 क्या कहता है? ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शेल बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स टू द रिसिपिएंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इशू ए टैक्स इनवॉइस। या तो रिमूवल ऑफ गुड्स से पहले या डिलीवरी ऑफ गुड्स, जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो वहां पे रिमूवल ऑफ गुड्स, और मेकिंग अवेलेबल इन एनी अदर केस के अंदर अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स है, शैल इशू ए टैक्स इनवॉइस। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन को जो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है, रिमूवल ऑफ गुड्स से अगर वो इन्वॉल्व करता है गुड्स मूवमेंट, या डिलीवरी ऑफ गुड्स से इशू ए टैक्स इनवॉइस। ठीक है जी दोस्तों। तो टैक्स इनवॉइस अपने को रेज करना है। अब ये सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 था। अब सबसेक्शन 2 कहता है जी टैक्सेबल सर्विसेज। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 12 को पढ़ते हुए। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं था। हमारे लिए क्या एप्लीकेबल था? सबसेक्शन 4, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। दोस्तों सबसेक्शन 1 को हटाने का ये मतलब था कि गवर्नमेंट ये भूल गई थी कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए भी तो एक टाइम ऑफ सप्लाई बनना चाहिए। ठीक है जी। तो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड। तो एज द केस में बी और ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। तो दोस्तों वहां पे जब हम दोबारा आते हैं, वहां पे क्या लिखा था? शैल बी द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31। अगर दोस्तों सबसेक्शन 1 लिखा होता तो फिर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स तो बाहर ही हो गया था ना भाई टाइम ऑफ सप्लाई से। इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको उड़ा दिया, और गवर्नमेंट ने कहा भैया सेक्शन 31 के अंदर जितने भी क्लॉजेज हैं उन सब के अंदर जो ड्यू डेट्स हैं, उन सब का ड्यू डेट्स की जो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस है उसको आप कंसिडर कर लेना। अब इसके अंदर एक और आया जी सबसेक्शन 7, 5 और 6 सर्विस के लिए होगा। 7, गुड सेंट ऑन अप्रूवल और फॉर सेल, सेम इज द केस। इसका इनवॉइस कब होना चाहिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। सर ये डेट ऑफ रिमूवल हर जगह आ रहा है, एक बार ये भी बताओ ना, रिमूवल का क्या मतलब है? तो दोस्तों रिमूवल का मतलब क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। रिमूवल क्या होना चाहिए दोस्तों? या तो मेरी फैक्ट्री से माल चला गया, या सामने वाले बंदे के पास रिसीव हो गया।
वही रिमूवल की डेफिनेशन है सेक्शन 296 के अकॉर्डिंग। डिस्पैच ऑफ गुड्स फॉर द डिलीवरी देयर ऑफ बाय द सप्लायर देयर ऑफ और बाय एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर। भाई मैं नहीं था, मेरे किसी एम्प्लॉय ने या मेरे किसी एजेंट ने वो माल को डिस्पैच कर दिया, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू रिमूवल। और collection of goods by the recipient thereof or by any other person acting on behalf of such recipient। यानी कि मैंने जो माल भेजा था वो किसी ने रिसीव कर लिया या उसके एजेंट ने या किसी उसके बंदे ने रिसीव कर लिया, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू रिमूवल। ठीक है सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आई गेस आपको ये क्लियर है कि सबसेक्शन 1 को क्यों डिलीट किया गया, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के लिए। ठीक है जी, अब हम दोबारा पढ़ते हैं। द टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस। और अब ये देखेंगे दोस्तों, और ठीक है दोस्तों, ये और क्या कहता है जी, आइए हम आगे बढ़ते हैं। द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। सर इन दोनों तीनों जो भी डेट्स आ गई, इन तीनों में से जो अर्ली आ जाए वो डेट वो टाइम ऑफ सप्लाई पे काउंट होगी, वो डेट इज इक्वल टू टाइम ऑफ सप्लाई। सर लेकिन रिसीव्स द पेमेंट, हम तो पढ़ रहे हैं गुड्स के बारे में, तो दोस्तों क्या गुड्स के ऊपर जो एडवांस मिलता है, सपोज अब मैं बात करता हूं, हमने इनवॉइस रेज नहीं किया, हमारे पास एडवांस पेमेंट आ गई 50,000 रुपये, क्या उसके ऊपर वो टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गई, क्या उसके ऊपर मुझे जीएसटी अभी देना है या जब मैं एक्चुअल रिमूवल ऑफ गुड्स करूंगा तब देना है? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये बी पॉइंट आज की डेट पे इररेलेवेंट है। आज हम दिसंबर 22 में खड़े हैं, आज के टाइम पे ये इररेलेवेंट है। वाई? बिकॉज एडवांस इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट टेकन एज प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 सेंट्रल टैक्स एज फर्दर अमेंडेड बाय 66/2017। 40/2017 ने ये बोला था कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, अगर आपका टर्नओवर डिड नॉट एक्सीड 1,50 लाख रुपीज, ठीक है, तो आपको, और आप कंपोजिशन लेवी आपने नहीं ली है, शेल पे द सेंट्रल टैक्स अंडर एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज स्पेसिफाइड इन 12(2)(a। तो आपको सिर्फ 12(2)(a को फॉलो करना है, बी को भूल जाओ। ठीक है जी, इंक्लूडिंग इन सिचुएशन अट्रैक्टिंग द प्रोविजन सेक्शन 14, वो जब 14 करेंगे तब पढ़ लेंगे। तो यानी कि 12(2)(a आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आपका 1,50 लाख रुपीस तक का टर्नओवर था पिछले साल में। ये आई जी 13 अक्टूबर 2017 को, 40/2017 को फर्दर अमेंड किया दोस्तों गवर्नमेंट ने। मैं इसको बंद कर देता हूँ। 66/2017 66/2017 ने सबके लिए ही ओवर रूल कर दिया और 40/2017 को सुपरसीड कर दिया दोस्तों। एंड इन सुपर सेशन ऑफ नोटिफिकेशन 40/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड दिस, the central government on the recommendations from the council hereby notifies the registered person who did not opt for the composition levy। पहली बात तो आपने composition levy ना ली हो, as the class of persons who shall pay the central tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12(2)(a of the said act, including in the situations attracting the provisions of section 14। छोड़िए वो हमारे लिए अभी irrelevant है। तो हुआ क्या दोस्तों, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस देके पेमेंट को हटा ही दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है जी, तो बी क्लॉज एप्लीकेबिलिटी आज के टाइम पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में शायद हो तो हो, अदरवाइज प्रैक्टिकली उसका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। आज के टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई अपना क्लॉज ए से डिसाइड होगा, और क्लॉज ए क्या कहता है जी, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर इन टर्म्स ऑफ गुड्स सर, नॉट सर्विसेज। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों नोटिफिकेशन गुड्स पे एप्लीकेबल है, नॉट ऑन सर्विसेज। ठीक है, तो वो क्या कहता है, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31। पूरा 31 को ले लो,
सबसेक्शन 1 को मत देखो। ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट, दोस्तों अब ये जो प्रोवाइजो बना था, ये बना था कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मैं आपका रूटीन में सप्लायर हूँ और मैं आपको मान लीजिए रूटीन में लैपटॉप्स देता हूँ। ठीक है जी। आपको लैपटॉप दिया मैंने सपोज 5,99,600 रुपये का। ठीक है दोस्तों, और आपने मुझे पेमेंट कर दी 6 लाख रुपए। ठीक है जी। हुआ क्या, आपने मुझे 400 रुपये की पेमेंट एक्स्ट्रा कर दी। 5,99,600 रुपये का तो मैंने इनवॉइस काट दिया था एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। 400 रुपये की आपने पेमेंट एक्स्ट्रा दे दी। अब गवर्नमेंट ने तो शुरू में तो ये बोला था ना, एडवांस पेमेंट के ऊपर भी आपको जीएसटी देना है, जब एडवांस आ जाए तभी देना है। लेकिन यहां पे देखिए, गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ये छूट दी थी, प्रोवाइडेड वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1,000 रुपीज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall at the option of the said supplier, ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। अगर आपके पास 1,000 रुपए एक्स्ट्रा आते हैं तो सप्लायर के पास ऑप्शन है बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट। दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी आज के टाइम पे इररिलेवेंट हो गया है हमारे लिए, क्योंकि एडवांस के ऊपर कोई जीएसटी अभी जमा करना ही नहीं है। जीएसटी सिर्फ 12(a) के अकॉर्डिंग जमा करना है। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 1, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज A and B, supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or as the case may be payment। ठीक है दोस्तों, छोड़िए, अब गवर्नमेंट पेमेंट हटाना भूल गई है हर जगह से, तो कोई बात नहीं। एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज B, the date on which the supplier receives the payment, सप्लायर के पास पेमेंट किस दिन मानी जाएगी, shall be the date on which the payment is entered in books of account। सर ये एक्सप्लेनेशन ना हमें बहुत जगह देखने को मिलती है, हमें समझ ही नहीं आती है। चलिए एक बात समझिए, मैं हूँ होल्डिंग कंपनी और ये है मेरी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है जी। मैंने इसको सपोज 50,000 रुपये का माल दिया, इसने मुझे पेमेंट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, वो एज ए लोन मैंने इसको दे दिया है। ठीक है जी। अब वो पेमेंट देखिए, फर्स्ट एंट्री मैंने अपनी बुक्स में करी सेल की, उसने एंट्री करी परचेज की, उसकी बुक्स में मैं क्रेडिटर बन गया। ठीक है जी। अब वो मेरी पेमेंट बुक्स में कैसे खत्म करेगा, वो शायद मेरे को लोन में शिफ्ट करेगा। तो शैल बी द डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट shall be the date on which the payment is entered in his books of account or the date on which the payment is credited to his bank account। दोस्तों पेमेंट कैसे होगी, या तो मैंने उसके बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए होंगे, मेरी सब्सिडरी ने मेरे बैंक में या तो पैसे ट्रांसफर कर दिए होंगे। अगर वो मुझे पैसा नहीं दे रहा है तो उसने मेरा बैलेंस कहीं ना कहीं राइट ऑफ किया होगा। दैट राइट ऑफ एंट्री इज नोन एज पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज रिसीव ऑफ पेमेंट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी रिवर्स चार्ज बेसिस पे। इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अच्छा सर, रिवर्स चार्ज में क्या होगा? मेरा तो माइंड ये कहता है कि जब मेरे पास माल आ जाए मैं तब जमा कराऊं रिवर्स चार्ज में, या सामने वाला इनवॉइस रेज करे तब भी हो सकता है, या फिर एक और नई कंडीशन, इसकी तो मुझे जानकारी ही नहीं थी। देखिए, मैंने कन्याकुमारी से कुछ ऐसा सामान मंगाया, मान लीजिए मेंथा ऑयल मंगाया जिस पे रिवर्स चार्ज है। सर गुड्स पे रिवर्स चार्ज? हाँ जी सर, कुछ एक गुड्स हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी नोटिफिकेशन लिंक डाल दूंगा आपको, आप चेक कर लेना। उस पर वीडियो भी हमने बनाई हुई है कि किन गुड्स पे रिवर्स चार्ज है, क्योंकि हम सर्विस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं सेक्शन 12 में, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। Taxes payable on reverse charge basis, time of supply shall be earlier, date of receipt of goods। ठीक है जी, गुड्स की तो फिजिकल डिलीवरी आएगी, और द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट हमारे, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। सर एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, एक और कंडीशन आप बता रहे हो, इतनी कंडीशन सर।
द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय द सप्लायर। भाई सप्लायर कोई तो बिल देगा, बिल ऑफ सप्लाई काटेगा, चाहे कुछ भी काटेगा, XYZ कुछ तो काटेगा, पेमेंट तो उसको भी मुझसे चाहिए ना। ठीक है, जीएसटी वाला नहीं देगा क्योंकि जीएसटी मुझे देना है, इनवॉइस तो काटेगा। उस इनवॉइस के 30 डेज तक भी अगर आपके पास गुड्स नहीं पहुंचते हैं तो भी आपकी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी बन जाती है। आपके पास माल नहीं पहुंचा, कन्याकुमारी से माल चला, आपके पास मान लीजिए 40 दिन लग गए पहुंचने में, 30th डे पे आपकी लायबिलिटी रिवर्स चार्ज की बन जाती है। ठीक है दोस्तों, ये नई कंडीशन, मुझे ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकली हम इसको भूल चुके थे, ये मुझे रिवाइज करनी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है जी। अब अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, जो इन तीनों में से सबसे पहले होगा, या तो गुड्स आ जाए या पेमेंट हो जाए, ठीक है, या 30 डेज हो जाए। अब सर पेमेंट की डेट, आप कह रहे हो पेमेंट की डेट तो इररिलेवेंट हो गई है ऊपर। देखिए, आप खुद ही देखिए, नोटिफिकेशन के अंदर तो यही लिखा था कि गुड्स के केस में, अब एक बार दोबारा खोलते हैं नोटिफिकेशन, क्या उसने रिवर्स चार्ज के गुड्स को भी कवर किया है? 66/2017 ऑन द रिकमेंडेशन नोटिफाइज द रजिस्टर्ड पर्सन हु डिड नॉट आउट फॉर कंपनसेशन लेवी, नहीं ले रहे हम, एज द क्लास ऑफ पर्सन हु शैल पे द सेंटर टैक्स ऑन द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। सर आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, सर इनवर्ड सप्लाई नहीं है, यानी कि पेमेंट के जो भी रूल्स लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इनवर्ड के ऊपर तो एप्लीकेबल है। ठीक है जी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना रिवर्स चार्ज हो गया है वाउचर्स बाय ए सप्लायर। सर मैंने आपको एक वाउचर दे दिया, सपोज लिनोवो का या इलेक्ट्रॉनिक्स का या रिलायंस स्मार्ट का, मैंने आपको एक, रिलायंस स्मार्ट भी छोड़िए आप, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स का वाउचर दे दिया मैंने आपको। ठीक है जी। अब रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप जाएंगे और उस वाउचर को रिडीम करेंगे, और रिडीम करेंगे तो होगा क्या, मैंने आपको 50% ऑफ का वो वाउचर दे दिया। आप कुछ भी सामान खरीदेंगे उसके अंदर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। सपोज आप गए, आपने 50,000 रुपये का फ़ोन लिया, उसमें आपको 25,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, आपने 25,000 रुपये दिए, तो क्या जो रिलायंस स्मार्ट है वो जीएसटी 50,000 रुपये देगा या 25,000 रुपये देगा? पहली बात तो रिलायंस स्मार्ट को तो पूरे 50,000 रुपये जीएसटी देना है सर, बट ये डिस्काउंट नहीं होगा। डिस्काउंट तो एनी काइंड इज डिडक्टिबल फ्रॉम योर सप्लाई वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू के अंदर सेक्शन 15 के अंदर हमने पढ़ा था। बात तो सही है। तो दोस्तों एक बात समझिए आप, वाउचर्स में दो तरीके से टैक्सेस जमा हो सकते हैं। एक तो जब वाउचर इशू हुई, अगर आप श्योर हो कि सप्लाई क्या होने वाला है, सप्लाई क्या होने वाला है, क्योंकि अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग सप्लाई का रेट है। मैंने रिलायंस आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया था, आप फोन भी ले सकते थे, आप टीवी भी ले सकते थे। हो सकता है टीवी पे 28% जीएसटी हो सकता है फोन के ऊपर 18% जीएसटी हो सकता है कोई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जिसपे 12% जीएसटी हो। सॉरी। तो आपको ये नहीं पता आप क्या लेने वाले हो। अगर आप श्योर हो कि आपने भाई साहब उसको वाउचर दिया रिलायंस स्मार्ट का, एंड दैट टू मोबाइल फोन, सैमसंग का ही लेना है आपको, यही मॉडल लेना है और यही प्राइस का आपको लेना है, या सैमसंग के मोबाइल फोन्स के ऊपर या मोबाइल फोन के ऊपर आपने कर दिया, तो आप अगर इशू ऑफ वाउचर पता है आपको, इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर जो होगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, और द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस। दोस्तों प्रैक्टिकली ना डेट ऑफ रिडम्पशन ही होती है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप इशू ऑफ वाउचर को उठा पाए, आइडेंटिफाई कर पाए किस तरीके का प्रोडक्ट कस्टमर लेगा। इट इज नॉट सर्विसेज, इट इज गुड्स। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिकली आई वुड से डेट ऑफ रिडम्पशन इज ऑलवेज टेकन एज वाउचर। वाउचर की डेफिनेशन क्या है जी? Voucher means an instrument where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration for a supply of goods or services or both,
and where the goods or services are both to be supplied or the identities of their potential suppliers either indicated on the instrument, वही वाली बात है ना, potential identity supplies उसके ऊपर लिखी हुई हो, or in related documentation including the terms and conditions of use of such instrument, which is highly, मतलब मुझे प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल लगता है. अगर आपको लगता है कि ईजी है ये डिस्क्राइब करना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली इसका वाउचर को आप इशू ऑफ वाउचर के साथ ही जीएसटी दे दें. मेरे हिसाब से रिडम्पशन ऑफ वाउचर पे वो ज़्यादा बेटर सूट करता है. ठीक है दोस्तों. अब अगला बंदा आया जी, वो कहता है जी मुझे जीएसटी का फ्रॉड करना है. गवर्नमेंट ने कहा भाई रजिस्टर्ड पर्सन है, सब कुछ है, हमने टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लिया. अब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन आया, वो कहता है जी मुझे तो जीएसटी का फ्रॉड करना है. मैंने कहा सर वो कैसे? कहता है मैं तो जीएसटी नंबर लूँगा नहीं और ऐसे ही बिल काट दूंगा किसी को भी और उससे जीएसटी भी ले लूँगा. तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा हम तुझे कहाँ पे फॉल कराएं, आइए ऊपर से चेक करते हैं सबसेक्शन 1 में. अरे रे 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 नेमली डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. नहीं हो पाएगा सर, हम रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि आप सेक्शन 31 को पढ़ेंगे तो वहाँ रजिस्टर्ड पर्सन मेरे ख्याल से लिखा हुआ मिलेगा, हर जगह लिखा हुआ मिलेगा रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स. ठीक है दोस्तों, आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो. चलो ठीक है जी. सबसेक्शन 2 अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सॉरी 3 में आ जाइए. टैक्सेस पे अपने रिवर्स चार्ज का तो कोई पंगा ही नहीं है. सबसेक्शन 4 वाउचर्स भी नहीं है. तो 5वां पॉइंट बना जी इसी तरीके के केसेस के लिए जिसके अंदर ना तो सप्लाई ना तो हम सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 किसी भी सबसेक्शन के अंदर हम टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं कर पा रहे. तो उसके अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई या तो वो रजिस्टर्ड होगा बंदा या अनरजिस्टर्ड होगा. अगर उसको पीरियोडिकल रिटर्न भरनी है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड वो हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे. और इन एनी अदर केस बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड. अब ये टैक्स पेड, सर ये कुछ समझ नहीं आया. टैक्स पेड सर देखिए, उस बंदे ने जीएसटी का फ्रॉड किया, वो पकड़ा गया 3 साल बाद, 4 साल बाद. गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा, वो बोला आपने तो टाइम ऑफ सप्लाई में कहीं लिखा ही नहीं कि मुझे टैक्स कब देना है. तो वहाँ पे लिखा है बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड. उसने मान लीजिए 50 लाख रुपए की डिमांड बना दी गवर्नमेंट ने उसकी, उसी टाइम पे जो उसकी 50 लाख की डिमांड बनेगी दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. अच्छा जी. सेकेंडली, अब उसने कस्टमर से पैसे लिए भी तो हुए हैं ना सर, उसने टैक्स का पैसा रिसीव भी तो किया हुआ है. इन एनी अदर केस बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड. उसको जिस दिन लोगों ने टैक्स का पैसा दिया है वो भी तो डेट बनती है ना सर. टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट बट टैक्स इज पेड टू हिम. ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि ये किस चीज़ को दर्शा रहा है. ये दोनों चीज़ों को दर्शा सकता है. इस पर कहीं क्लैरिफिकेशन वगैरह कुछ भी अभी तक नहीं आया है. ठीक है दोस्तों. अब नंबर सबसेक्शन 6. अब क्या हुआ जी, मेरा एक कस्टमर था सर, वो पेमेंट ही नहीं दे रहा था. मैंने उससे कहा जी मेरी 1 लाख रुपए की पेमेंट दे दो. उसने कहा नहीं दूंगा. मैंने उसको इंटरेस्ट का इन्वॉइस और बना के दे दिया 18,000 रुपये का. जीएसटी डिपार्टमेंट वहीं कोने में खड़ा था. अच्छा, यानी कि तूने 1,18,000 रुपये की सप्लाई दी है पूरी, 1 लाख वो पैनल इंटरेस्ट लगा रहा है. तो इंटरेस्ट के ऊपर वैल्यूएशन रूल्स में और वैल्यूएशन के सेक्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें इंटरेस्ट पे जीएसटी देना है बिकॉज इट इज़ इन द नेचर ऑफ पैनल इंटरेस्ट एंड नॉट चार्ज्ड बाय एनी बैंक. ये कोई बैंक चार्ज नहीं कर रहा. अच्छा, तो जीएसटी डिपार्टमेंट सर 18,000 रुपये भी जीएसटी लेगा? भाई आइडियली तो लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिपार्टमेंट अपने को पर लीनियंट है. उसने क्या कहा, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट shall be the date on which the supplier receives such addition in value. जब आपके पास वो 18,000 रुपये ब्याज का पैसा आ जाए तब उस 18,000 रुपये के ऊपर जीएसटी दे देना. ठीक है जी. लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन. ठीक है जी. ये मैंने नीचे एक छोटा सा आपके लिए बनाया है चार्ट. रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज नॉट आउटवर्ड सप्लाईज. इसके अंदर रिसीट ऑफ गुड्स है फर्स्ट कंडीशन, डेट ऑफ पेमेंट है, या 30 डेज ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर.
ठीक है जी। सेकंड, सेल ऑफ वाउचर्स, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इज सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ रिडम्पशन इज सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल एंड फॉल ऑल अदर केसेस। जर्नल रूल अपना सबसेक्शन 2, विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। और दोस्तों आपको पता ही है डेट ऑफ पेमेंट इज राइट नाउ इज इररिलेवेंट। नॉट पॉसिबल फ्रॉम दीज मेथड्स, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न और डेट ऑफ टैक्स पेमेंट, थर्ड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सेक्शन 12 कवर किया। उसके अकॉर्डिंग हमने ये सीखा कि भैया आपको टाइम ऑफ सप्लाई कब कब किस किस सिचुएशन में क्या क्या लेना है, और डेट ऑफ पेमेंट नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 और 66/2017 ही था ना सर, भूल गए सर, भी बहुत नोटिफिकेशन है सर, हाँ जी 66/2017। तो इसके बाद से ये हो गया जी 15 नवंबर 2017 के बाद से पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इज इररिलेवेंट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।